नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो अभी नई वैकेंसी आई हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, उसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे फॉर्म फिल करते समय, और साथ ही साथ हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किन किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। और ऐसे लोग अभी आपके कोई भी जान पहचान में जो लोग भी बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, वो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप उनको इसका लिंक सेंड कर सकते हैं ताकि वह लोग यह वीडियो देख करके समझ जाएं कि कैसे अप्लाई करना है और वह लोग सक्सेसफुली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनएचएम यूपी में अभी जो वैकेंसी निकली है वो 5582 टोटल वैकेंसी है, जिसका रिजर्वेशन सिस्टम आपको दिख रहा है। इसमें अनरिजर्व जो पोजीशंस है वो 2233 है, ईडब्ल्यूएस की 558 पोस्ट है, ओबीसी की 1508 है, शेड्यूल कास्ट की 1172 है और शेड्यूल ट्राइब्स की 111 है। टोटल वैकेंसी 5582 है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए 1116, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 223, एक्स सर्विसमैन के लिए 279 और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 111 पोजीशंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिल्कुल लास्ट में दिया है, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। कैंडिडेट के पास एक अपनी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको ईमेल और मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से ही आगे के प्रोसेस की जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। और साथ ही साथ आपको ईमेल आईडी फ्रीक्वेंटली कुछ समय में आपको अपनी ईमेल चेक भी करनी है, क्योंकि यदि कोई कम्युनिकेशन होगा तो मेल पर भी हो सकता है, आपके मोबाइल नंबर पर भी हो सकता है। आप लंबे समय तक मेल नहीं देखेंगे तो कम्युनिकेशन आपसे मिस हो सकता है। तो ईमेल आईडी आपके पास एक्टिव होनी चाहिए और उसको आप समय समय पर देखते रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, यह लाइव हो गया है 29 जनवरी 2024 से 11 AM पर, और यह 7 फरवरी 2024 रात को 11:59 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम के लिए ना रखें, लास्ट डे के लिए ना रखें। लास्ट में बहुत रश होता है और कई बार पोर्टल स्लो हो जाता है, पोर्टल हैंग करने लगता है और इससे कई बार आपका फॉर्म सबमिट करने से मिस हो सकता है। इसलिए आप उसको 7 से पहले ही सबमिट कर दें। इसको अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, upnrhm.gov.in। इस पर जाएंगे, वहां पर होम में जाके अपॉर्चुनिटीज करके एक ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट का पेज दिख जाएगा। वहां जाकर के अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में दे दूंगा, तो वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उस पेज पर जा सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है, नील, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो आप बिना कोई पैसा पेमेंट किए आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी है बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सीसीएचएन। आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए इंटीग्रेटेड सीसीएचएन के साथ, या आपने यदि पोस्ट बेसिक बीएससी कर रखा है तो वह भी एलिजिबल है, मगर उसमें भी उस केस में भी आपका इंटीग्रेटेड विद सीसीएचएन होना चाहिए। फॉर क्लैरिफिकेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो 4th ईयर है बीएससी का या पोस्ट बीएससी के केस में 2nd ईयर है, ठीक है, वह 2019-20 के बाद का होना चाहिए विद सीसीएचएन इंटीग्रेटेड कोर्स। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से, सिंपल बीएससी नर्सिंग नहीं इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपका बीएससी नर्सिंग जो है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए विद सीसीएचएन। और जो सेकेंड पॉइंट है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये बोला गया है कि आप
का जो रजिस्ट्रेशन है यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में, आपकी जो भी डिग्री है बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी के नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में। बट कैंडिडेट्स हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जिनका अदर स्टेट में वहां की जो उस स्टेट की नर्सिंग काउंसिल है उसके नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में यदि रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बट आपको डीबीपी के टाइम पर और डीएचएस में ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, जो कि एक फॉर्मेट है, हम आगे आपको दिखाएंगे भी कि वो फॉर्मेट क्या है। उस फॉर्मेट पे आपको एफिडेविट सबमिट करना होगा कि हम 90 डेज ज्वाइनिंग के 90 डेज के अंदर आप यूपी के मिडवाइफ्स काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा करके सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट कर देंगे यदि आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो। कैंडिडेट्स हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल, वही जो मैंने पॉइंट बोला, बस इसमें ध्यान रखना है कि आप जो अपना डिक्लेरेशन देंगे वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ₹100 पर देंगे डीयूपी के टाइम पर, और ज्वाइनिंग के टाइम पर एज ए सीएचओ जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आप डीएचएस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत ज्वाइनिंग करेंगे वहां पर भी आपको ₹100 का स्टैम्प पेपर पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि आप ज्वाइनिंग के 90 डेज के अंदर आप यूपी के नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट कर देंगे। यदि आप इसमें फेल होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग रिजेक्ट कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 वही है, इसमें बताया गया है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है जब आप ज्वाइन करेंगे जाके वो प्रोविजनल रहेगी, प्योरली प्रोविजनल रहेगी तब तक जब तक कि आप अपना यूपी का नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सबमिट नहीं कर देते हैं। और 5वां पॉइंट है, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोवाइड यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज ऑफ प्रोविजनल ज्वाइनिंग, यानी कि कैंडिडेट ज्वाइनिंग के बाद यदि 90 दिन के अंदर अपना सर्टिफिकेट यूपी का नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाता है तो उस केस में उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी और कैंडिडेट को जो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है 2.50 लाख का वो भी संबंधित डीएचएस में सबमिट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 90 डेज के अंदर आपको उस स्टेट का यानी कि यूपी का नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संबंधित डीएचएस में ज्वाइन सबमिट करना ही होगा। और 6वां पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सीएचओ के लिए जो यूपी में कार्यरत हैं। यूपी में कार्यरत सीएचओ इन पोजीशन पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आप एज ए सीएचओ यूपी में जॉब कर रहे हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। Honorarium and performance based incentive. The successful candidates shall be appointed as community health officers on contractual basis at sub-center level आयुष्मान आरोग्य मंदिर and paid rupees 20,500. आप लोग आफ्टर कंप्लीट सिलेक्शन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, वहां पर आपकी सब सेंटर लेवल पर ज्वाइनिंग होगी और आपका बेसिक ऑनरेरियम जो होगा 20,500 रुपए होगा। इसके अतिरिक्त परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव 15,000 रुपए तक दिया जाता है सीएचओ को। इसके पीबीआई जिसे स्टार्ट में बोलते हैं, इसके इंडिकेटर्स होते हैं। एवरी इंडिकेटर का 1,000 रुपीज होता है, तो जितने इंडिकेटर आप अपनी पर मंथ कंप्लीट कर लेंगे उतने 1,000 रुपीज का आपको पीबीआई दिया जाता है। तो 20,500 प्लस 15,000 आपका पीबीआई हो जाता है यदि आप अपने सारे इंडिकेटर्स पूरे कर लेते हैं तो। सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ ₹2.50 लाख, 2,50,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ₹100 पर सबमिट करना पड़ता है कि उसमें ये आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि आप मिनिमम 3 इयर्स सब सेंटर लेवल आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर सर्विस देंगे। यदि आप नहीं दे पाते हैं, उससे पहले किन्हीं कारणों से आप रिजाइन करते हैं, जॉब छोड़ते हैं, तो आपको ₹2.50 लाख संबंधित डीएचएस में सबमिट करने होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको मिनिमम 3 साल तक उस सब सेंटर पर आपको अपनी सर्विसेज देनी होंगी।
अन्यथा आपको 2.50 लाख रुपीस संबंधित DHS में सबमिट करना होगा। एज लिमिट इसके लिए 21 से 40 ईयर्स है, यानी कि आपकी एज 21 ईयर्स से ज्यादा और 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए, यानी कि 40 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाई, आपकी अपर एज जो है वो उसमें रिलैक्सेशन, यदि आप ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर और SC ST हैं तो 5 साल तक का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन उनको है जो विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, जिनको डिसेबिलिटी है, और 3 ईयर्स प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी फॉर इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर और एक्स आर्मी पर्सनल ऑफ यूपी के आर्मी ऑफिसर्स या शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स, उनकी जितनी भी सर्विस है वो प्लस 3 ईयर्स का उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन इज मोर देन वन कैटेगरी विल बी इंटाइटल्ड टू वन। देखिए, यदि आप एक से ज्यादा कैटेगरी में आप रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है केवल एक ही कैटेगरी का मिलेगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसको वो डिसेबल भी है और SC भी है, तो ऐसा नहीं है कि उनको 15 + 5 20 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, तब मैक्सिमम जो मिल सकता है वो दिया जाएगा, यानी कि 15 ईयर्स का दिया जाएगा। रिजर्वेशन सिस्टम समझ लेते हैं यहाँ पर। रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर एप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल टू कैंडिडेट हु आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ही रिजर्वेशन सिस्टम का लाभ मिलेगा। किसी अन्य स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आते हैं, यूपी में हमारी इस पोजीशंस के लिए वो UR में काउंट किए जाएंगे। कैंडिडेट नॉट हैविंग डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जैसा कि मैंने अभी बताया। कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST OBC NCL PWD and EWS category can claim benefit for the same must upload a valid SC ST OBC PWD and EWS certificate while filling online application form। जो लोग भी SC ST OBC नॉन क्रिमिनल लेयर PWD और EWS का रिजर्वेशन क्लेम करेंगे, उनको फॉर्म फिल करते समय ही सर्टिफिकेट संबंधित सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ ही ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट के केस में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो फादर के साइड का ही मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई वुमेन है, ठीक है, उस शादी से पहले UR थी मगर शादी उन्होंने OBC में कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो OBC के लिए पात्र हो गई। कैंडिडेट की जो फादर की कास्ट है वही कास्ट उस कैंडिडेट की होगी फीमेल के केस में। Candidates claiming for the benefit of reservation age relaxation must obtain in support of their category a certificate issued by competent authority। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। इन केस ऑफ OBC, अब OBC और EWS के केस में जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए, और फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है उस डेट तक का होगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म सबमिट करने की डेट के बाद का हो। ठीक है, तो 1/4/2023 के बाद का ही फॉर्म आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST के केस में आपका सर्टिफिकेट कितना भी पुराना है वो चल जाएगा, मगर OBC और खासकर नॉन क्रीमी लेयर और EWS के केस में आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का यदि आप गलती से सबमिट कर देंगे तो वो नहीं स्वीकार्य होगा। हम लोगों ने DVP के टाइम पे देखा है बहुत से कैंडिडेट्स का इस वजह से रिजर्वेशन का ये वो हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पुराना सर्टिफिकेट लगा देते हैं। आपको नया सर्टिफिकेट इशू कराना है, 1/4/2023 के बाद का सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हैं। यदि आपका पुराना है तो आप फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना सर्टिफिकेट इशू कराएं, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट कैसा होगा वो एनेक्सर 4 में है, हम आपको, और EWS का एनेक्सर 5 है, वो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे।
For claiming any reservation, ST, ST, OBC, PWS, EWS, female, dependent of freedom fighters and ex servicemen, इसमें ये बताया है कि ये जितने भी आप रिजर्वेशन हैं इनको आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो। यदि आप किसी अदर स्टेट के निवासी हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपको यूआर में काउंट किया जाएगा। All reservation mentioned above will be applicable as per उत्तर प्रदेश स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार ही एप्लीकेबल होंगे ये सभी रूल। कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया, देखिए बहुत बड़ा वेटेज है। जिन लोगों ने भी कोविड के समय में वर्क किया था और उनको क्यूआर कोड बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, वो लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर क्लेम करें, क्योंकि 6 मंथ्स की सर्विस जिन्होंने की है उनको 5 मार्क्स, जिन्होंने 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट की है उनको 10 मार्क्स, और जिन्होंने 1 ईयर एंड 6 मंथ्स की सर्विस कंप्लीट की है उनको 15 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स आप इसमें देखिए लिखा भी है, कैंडिडेट इंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एज आउटसोर्स टेम्पररी एचआर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड वर्क एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड वर्क फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश विल बी गिवन एडिशनल मार्क्स एज पर फॉलोज। तो जिन लोगों ने भी कोविड मैनेजमेंट में काम किया है, चाहे वो आउटसोर्स के थ्रू किया हो, चाहे टेम्पररी किया हो, ठीक है, या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, ठीक है, और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पर कोविड के वर्क मैनेजमेंट में काम किया है, ठीक है, उनको एक सर्टिफिकेट इश्यू हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो आप संबंधित जनपद के सीएमओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, सीएमओ ऑफिस से, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप यदि फॉर्म फिल करते समय अपलोड करेंगे तो जैसा कि आपने सेवा दी होगी, 6 मंथ की दी होगी तो 5 मार्क्स अलग से मिलेंगे आपको, 1 ईयर की सेवा दी है तो 10 मार्क्स अलग से मिलेंगे, और यदि आपने 1 ईयर एंड 6 मंथ्स की सर्विस दी है तो आपको 15 मार्क्स अलग से मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा वेटेज है, तो आप लोगों ने यदि किया है तो इसको अवश्य ही अपलोड करें। कैसे अवेल करेंगे, कैसे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा? Candidates who have already obtained QR-based COVID experience certificate from concerned Office of Chief Medical Officer in previous advertisements under NHM UP need not to apply for COVID experience certificate again। यहाँ पर ये बताया गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने पुराने एडवर्टाइजमेंट्स जो हमने किए थे उसमें फॉर्म फिल करने के लिए ऑलरेडी कोविड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले चुके हैं, उनको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैविंग QR-based experience certificate needs to be uploaded at the time of online submission of application। ऑनलाइन सबमिशन के समय आप वही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट हु डू नॉट हैव क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिन कैंडिडेट्स के पास क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, उनको एडवाइस किया जाता है कि वो जाएं जल्दी से जल्द संबंधित सीएमओ के यहाँ जाकर के एक हैंड रिटन एप्लीकेशन दें और अपना मोबाइल नंबर वगैरह दे करके उसमें एक फॉर्मेट देंगे, वो आपको वो फिल करके सबमिट करेंगे तो आपको जल्द से जल्द आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा करके आप फॉर्म फिल करें, तभी आपको कोविड एक्सपीरियंस का 5, 10 और 15 जो मार्क्स हैं उसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। QR based COVID experience certificate issued and prescribed for pharma as per annexus 3rd only shall be treated valid। यानी कि इसमें बताया है कि annexus 3 में जो हमने प्रोफार्मा दिखाया है उसी प्रोफार्मा पे होगा सर्टिफिकेट, तभी वैलिड होगा, अन्यथा वो वैलिड नहीं होगा। वो हम आपको आगे दिखाएंगे annexes। If at any stage it will be found that candidate has obtained QR based COVID experience certificate by any wrongful means, यानी गलत तरीके से यदि आपने QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से प्राप्त किया है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको यदि आप ने वर्क किया है और आपको मिल गया है QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तभी आप उसको लगाएंगे, किसी गलत सर्टिफिकेट को नहीं सबमिट करेंगे। Such candidates who have applied for the post of CHO and are registered on the attendance management system app of National Health Mission Uttar Pradesh during the COVID-19 period by March 31st, 22 or by State Disaster Response Fund, SDF, Panchayati Raj, Finance Commission, other COVID experience will be counted till 31/3/2022 only।
तो जिन लोगों ने जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप थी उस पर वो रजिस्टर्ड थे, उनका जो एक्सपीरियंस था वो 31/3/2022 तक का ही काउंट किया जाएगा। आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लें। Instructions for filling online application form. Online recruitment application is spread over different module sections designed to capture information of the candidate related to personal information, contact details, age, educational qualification, district preferences and upload of relevant documents. तो ये फॉर्म आपका कई स्टेज में होगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना होगा, आपका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपका होगा। उसके बाद कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। और कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम एंड रजिस्टर देयर एप्लीकेशन वेल विद इन द टाइम। यानी कि यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि आपको आपके इंटरेस्ट में बताया जा रहा है कि आप समय से अपना फॉर्म फिल कर दें। NHM shall not be held responsible if candidates are not able to submit their application due to last minute rush। यानी कि लास्ट समय में जो रश होता है उसकी वजह से कई बार पोर्टल आपका अच्छे से काम नहीं करता है, तो इस वजह से यदि आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए NHM रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए आप अपना फॉर्म पहले से ही सबमिट कर लें। Candidates should read the instructions carefully before making any entry of selecting options for filling online application and use the same mobile number and email ID throughout the whole recruitment process। ठीक है, आपको केयरफुली सभी ऑप्शंस को पढ़ना है, केयरफुली फॉर्म को फिल करना है और आपको एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपने पूरे जो प्रोसेस होगा उसमें यूज करना है। और यही मोबाइल नंबर आपको वहां पर भी जब कोविड एक्सपीरियंस के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां पर भी यही नंबर देना होगा। कहीं ऐसा ना हो वहां कुछ और नंबर दे दें और यहां कुछ और नंबर दे दें, क्योंकि ये चेक भी किया जा सकता है। बिफोर अप्लाइंग आपको अप्लाई करने से पहले देख लेना है कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो shall be subject to verification of details documents when the candidate reports for document verification। यानी कि DVP के लिए जब आएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएंगे। तो आप ये इंश्योर कर लें फॉर्म फिल करने से पहले कि आप क्या उसके लिए एलिजिबल है पोस्ट के लिए कि नहीं। DVP जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। Information regarding the date, time and venue regarding DVP will be communicated to candidate on their registered email or mobile number. No request for change of DVP date will be entertained in this regard. Candidates will be invited for DVP in the ratio of 1:10 against the total vacancies। तो देखिए टोटल वैकेंसीज के अगेंस्ट 1:10 के अनुपात में आप लोगों को DVP के लिए बुलाया जाएगा। इसका डेट टाइम आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। DVP की डेट किसी भी कीमत पर चेंज नहीं की जाएगी, तो आपको जो भी समय और डेट दिया जाएगा उसी डेट पर आपको दिए गए स्थान पर आकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर कैंडिडेट को अपने रिलेवेंट ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड 2 फोटोज ये लेकर के पहुंचना होगा। आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने हैं, उनकी एक सेट फोटोकॉपी करानी है और 2 फोटो लेकर अपनी रंगीन फोटो लेकर के DVP के लिए आना होगा। If candidate fails in producing relevant original document at the time of DVP, his her candidature shall stand cancelled। यदि आप कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दिखाने में फेल हो जाते हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखें आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिनका ओरिजिनल आप DVP के टाइम पर दिखा पाए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? Selection shall be purely based on merit and percentage of total marks obtained in high school, intermediate, along with the theory and practical of all years of BSc nursing, post basic BSc nursing examination and COVID experience weightage। 85 marks were obtaining in high school। देखिए 85 मार्क्स में आपकी उसी के होंगे जो आपके हाई स्कूल के मार्क्स होंगे, इंटरमीडिएट के मार्क्स होंगे और आपके BSc या पोस्ट बेसिक BSc के होंगे। 15 मार्क्स एक्सपीरियंस वाले हैं, तो जिन लोगों ने कोविड में काम नहीं किया है उनका 85 मार्क्स में ही मेरिट बनेगी।
और जिन्होंने कोविड में वर्क किया है उनको 15 मार्क्स में से जितने भी समय वर्क किया है वो मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। तो 85 मार्क्स का जो वेटेज है वो मैं अब बता देता हूं। देखिए 10th का जो भी आपका परसेंटेज होगा उसका 17% लिया जाएगा। 12th का जो भी आपका परसेंटेज होगा उसका 17% लिया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्रीगेट ऑफ इंडिकेटेड CCHN BSc, CCHN BSc या पोस्ट बेसिक BSc उसका 51% का वेटेज लिया जाएगा। तो 51 और 17 17 34 प्लस 51 85% का आपका वेटेज ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। सैंपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ CGPA ऑफ CBSE बोर्ड, CBSE बोर्ड का यहाँ पर सैंपल दिया है कि CGPA कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। CGPA 7.6 है तो उसका कैलकुलेशन सिंपल है, CGPA मल्टीप्लाई बाय 9.5, तो 7.6 इंटू 9.5 हो गया, 72.2% हो गया। ठीक है। अभी हमें इसका 17% ही लेना है तो 72.2 का 17% कर लिया तो 12.27, यानी कि हाई स्कूल का जो मार्क्स मिले हैं उसका 12.27 जोड़ा जाएगा। ऐसे ही 12th का जोड़ा जाएगा, फिर ऐसे ही BSc या पोस्ट बेसिक BSc का मार्क्स ऐड किए जाएंगे, और जिन लोगों ने कोविड के समय में वर्क किया है उनका कोविड के मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऐसे ही आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट में जो भी कैंडिडेट टॉप पे आएंगे उनको बुलाया जाएगा। In case of there is no formula for calculation of percentage is given in the, यदि आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से अपनी BSc की है या आपने किसी ऐसे बोर्ड से 10th या 12th किया है जहां पर कोई फार्मूला मार्कशीट पे नहीं दिया है कि कैसे कैलकुलेशन करना है, तो उस केस में रेंज जैसे दी होती है, कई बार मार्कशीट में होता है कि A प्लस ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, तो A प्लस ग्रेड का रेंज 80 से 90%, तो उस केस में बीच की जो जैसे 80 से 90% अगर रेंज लिखी है तो 85% बीच की रेंज को ही आपके कैलकुलेट किया जाएगा। क्राइटेरिया फॉर वेटेज इन मेरिट, जैसा कि अभी पिछले पेज में बताया था, मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 10 में जो भी मार्क्स मिले उसका 17%। ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन इन 12th क्लास उसका भी 17% वेटेज। ठीक है। और ऐसे ही BSc या पोस्ट बेसिक BSc का 51% का वेटेज। ठीक है, वो लेकर के ऐड कर लेंगे, इससे मेरिट बन जाएगी। आप नोट कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही अपने किसी फोल्डर में सेव करके रखने हैं फॉर्म फिल करना शुरू करने से पहले, क्योंकि फॉर्म फिल करने लगे फिर पता चला कि आधा फॉर्म फिल कर रहे, तब पता चला कि ये वाला सर्टिफिकेट तो मेरे पास है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से नोट कर लें, इस वीडियो को कुछ देर के लिए चाहे तो पॉज कर लें, अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और नोट कर लें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो फोटोग्राफ, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है। लाइट कलर्ड आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। आपको स्ट्रेट देखना है कैमरे की ओर और इस तरह से फोटो लेनी है, वह फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर मस्ट बी ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक, आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है और उसके बाद उसको स्कैन करके सिग्नेचर वाला पोर्शन ही क्रॉप कर लेना है। पूरा पेज आपको अपलोड नहीं कर देना है। कई बार लोगों को देखा गया है, हम लोगों ने DEP में देखा है कि या जब हम शॉर्टलिस्टिंग करते हैं तब देखा गया है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पूरे उसकी फोटो ले ली स्कैनर से और पूरा के पूरा पेज अपलोड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको सिग्नेचर वाला पोर्शन है उसी को क्रॉप कर लेना है बस। तो फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी, ऑल मार्कशीट ऑफ BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपको उसकी मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी होगी सभी ईयर्स की। ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हाई हेल्थ प्रोवाइडर MLHP CCHN कोर्स, आपको अपने इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के लेटर हेड, यानी कि स्कूल का जो लेटर हेड है, आपके कॉलेज का लेटर हेड है जहां से आपने BSc या पोस्ट बेसिक BSc किया है, उनके लेटर हेड पर आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा
एनेक्सर सेकेंड में जैसा कि दिया गया है, एनेक्सर सेकेंड में अभी आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये दिया लिख कर देना होगा कि आपका जो ये बीएससी है उनका या पोस्ट बेसिक बीएससी है वो इंटीग्रेटेड है विद सीसीएचएन कोर्स। ये सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है यदि आपको एलिजिबिलिटी पूरी करनी है तो। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर एमएलएचपी सीसीएचएन कोर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर के रखना होगा। क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्यूआर बेस्ड जो आपका कोविड एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट वो भी आपको स्कैन करके रखना होगा। एनेक्सर थर्ड में है, हम आगे आपको दिखाएंगे। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप यूआर में हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा किसी और कैटेगरी के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो वो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, एससी है, एसटी है। ठीक है, तो उस केस में आपको चाहिए होगा। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए आपको। वो फोटो आईडी प्रूफ आपको एक वैलिड, आपको प्रेफरेबली आपका आधार कार्ड चल जाएगा, वो उसकी भी आपको स्कैन करके आपको एक फोल्डर में सेव करना होगा। यूपी के नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, या यदि आपके पास यूपी का नहीं है अदर स्टेट का है तो उस स्टेट के नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके रखना होगा। यदि आपके पास किसी स्टेट का नहीं है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। पीडब्ल्यूडी डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स या एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, यदि आप ये वाला कोटा क्लेम कर रहे हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी आपको स्कैन करके रखना होगा। यदि आप इसको क्लेम नहीं करेंगे तो आपको इसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, नोट ध्यान रखिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो स्कैन करने के बाद क्लियरली विजिबल होने चाहिए। यदि आपको आपने अपलोड किया है और उसकी विजिबिलिटी यहाँ पर स्क्रीनिंग के टाइम पे नहीं दिख रही है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी हम एनेक्सर्स देख लेते हैं कि क्या क्या एनेक्सर्स आप जिसकी हम बात कर रहे थे ऐसे ही आपको यूज करने हैं। जैसे कि फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विद सीसीएचएन, तो आपका जो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो सीसीएचएन के साथ है। इसका सर्टिफिकेट कॉलेज के लेटर हेड पर सबमिट करना होगा और आपको राइट साइड में दिख रहा है बिल्कुल सेम ऐसे ही। आप चाहो तो इस वीडियो का पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसकी एनएचएम की जो आपका रिक्रूटमेंट के पेज में जाएंगे वहां पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहां पर भी ये इसका फॉर्मेट मिल जाएगा और इसी फॉर्मेट पे आपको अपने प्रिंसिपल से लिखवा करके अपलोड करना है। और ध्यान रखना है कि यह जो आपका डिक्लेरेशन है प्रिंसिपल का, यह इंस्टीट्यूट के जो लेटर हेड है उसी पर होना चाहिए, और अदरवाइज द सेम विल बी नॉट कंसीडर्ड वैलिड, अदरवाइज इसको वैलिड से कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एनेक्सर सेकेंड ये हो गया है। फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर सीएचओ एनएचएम यूपी। ठीक है, इसके बाद हमारा एनेक्सर 3 हो गया, कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखिए, कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो ही तरीके से जारी किए गए, एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्यूआर कोड बेस्ड होना चाहिए। यदि क्यूआर कोड बेस्ड नहीं है तो वह एप्लीकेबल नहीं होगा और उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा। अच्छा ही होगा यदि आपके पास क्यूआर कोड बेस्ड नहीं है तो आप उसको क्लेम ना करें। एनेक्सर 4 है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको राइट साइड में दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। और एनसीएल यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस के केस में आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का होगा तो वैलिड नहीं होगा। ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसको आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। ये एनेक्सर 6 है, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट फॉर सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल। ये वही है
जिसकी हम बात कर रहे थे कि यदि आपके पास अदर स्टेट की नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का बट यूपी का नहीं है, तो आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि आप 90 दिनों के अंदर सबमिट कर देंगे। तो ये आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर देना होगा। ये आपको डीयूपी के टाइम पर भी देना होगा और आपको जब आप ज्वाइनिंग के लिए डीएचएस में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट पे, वहां पर भी सबमिट करना होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी कैंडिडेट में कॉल हेल्पलाइन नंबर 104। यदि आपको कोई भी क्वेरी जो इसमें मैंने एड्रेस नहीं कर पाया हूँ, वो आप चाहें तो 104 एनएचएम का हेल्पलाइन नंबर है। उस पर वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप कॉल करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। उस पर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर अवश्य मिल जाएगा। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको नोट कर लें और वर्किंग डेज में आप 10 बजे से सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक आप अपनी क्वेरी यहाँ पर रेज कर सकते हैं। तो इतना ही था ये वीडियो। अभी हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में दे दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो भी देख पाएंगे। आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वीडियो जो मैं दूसरा बनाऊंगा उसको भी देखें। उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा आपको, ऑनलाइन लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहां पर कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, ठीक है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो भी मैं आज ही बनाऊंगा और उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और यदि आप यह वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक पर क्लिक करके आप दूसरा वाला वीडियो भी देख लें। ये दोनों वीडियो देखने के बाद जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में जो भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज हैं हमारे, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।